Okay, Malik. So hopefully everybody is doing good. This is basically with respect to an RTP lecture for ISCA, Information System Control and Audit. ओल्ड सिलेबस का है, पेपर नंबर 6 है, न्यू सिलेबस से वैसे ही निकल चुका है और ओल्ड सिलेबस का May 21 वाज द लास्ट अटेम्प्ट। अभी May अटेम्प्ट एक्सटेंड हो चुका है और कब तक होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन कब तक होंगे। तो इसके ऊपर ये एक पॉइंट ही है, कोई आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो ये भाई मुझे भी नहीं पता। ओके, जब चीज़ें नॉर्मल होगी, थोड़ी सी चीज़ें सेटल्ड होगी, उसके बाद शायद कुछ अनाउंसमेंट आए मालिक। तो आरटीपी लेक्चर अपन अभी कर रहे हैं, यानी मैं अभी आरटीपी के लेक्चर को मतलब आरटीपी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आरटीपी के डिस्कशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होगा इंटीग्रेटेड केस स्टडी। ओके, तो आरटीपी के लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। एलडीआर का डिस्कशन मैं ये पार्ट में नहीं करूंगा। ओके, ये लेक्चर में नहीं करूंगा। तो सर एलडीआर कब आप अपलोड करोगे? एलडीआर अपना जो अपलोड होगा वो समथिंग अराउंड जैसे ही इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आ जाएगा, एग्जाम कब होगी उसके उसी टाइम पे, उसी के 1-2 दिन आगे पीछे में, जिस टाइम पे अनाउंसमेंट आ जाएगी उसी के 1-2 दिन आगे पीछे में अपन अपलोड कर लेंगे यूट्यूब पे। सर प्रॉब्लम ये है कि सर अभी क्यों नहीं कर रहे हो? लॉजिक सिंपल है यार, मेरा इंट्यूशन बेस्ड वैसे जैसे काम करता है वैसा है। अभी हाल फिलहाल ऐसा माहौल है नहीं कि इंट्यूशन बेस्ड बहुत भारी काम करे। बहुत सारे प्लस माइनस इम्पैक्ट हो रहे हैं। इवन मतलब बहुत बहुत वर्स्ट हालात से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा, आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइफ। मतलब बहुत बहुत इम्पैक्टेड है। मतलब राहुल वोरा, आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम फ्रॉम मैनी मैनी, आई विल नॉट टेल मैनी ईयर्स एज सच, बट डेफिनेटली मैनी मंथ्स। मतलब लॉकडाउन में अपन ऐसे वीडियोस देखते थे, उसमें से आई सॉ राहुल वोरा, आए राहुल वोरा करके फेसबुक आईडी है उनका। एंड लिटरली मतलब लास्ट 5-6 दिन से ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर हॉस्पिटल बेड्स एंड अदर थिंग्स। एंड इवन आई वॉज शेयरिंग द पोस्ट एंड अदर थिंग्स ऑन फेसबुक। इवन मतलब बहुत जन के इसमें मैंने टैग किया, लेकिन कहीं इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड वन ऑफ द वर्स्ट मतलब विच इज इम्पैक्टिंग मी, मतलब राइट नाउ ऑल्सो इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट टू मी। मतलब उनका कल पोस्ट सुबह देखा मैंने, एंड जहाँ पर ये देखा कि ही वॉज लिटरली मैंशनिंग, ही वॉज लिटरली टेलिंग कि भाई यार अब थक चुका हूँ, एंड मतलब अगले जन्म लूँगा और अच्छे काम करूँगा। एंड इट वॉज मतलब मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया कि भाई यार दिस पर्सन, मतलब जिसको मैं मतलब एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हुम आई एम फॉलोइंग, एंड वो ऐसा बोल रहा है। एंड ऐसा भी नहीं वो मतलब बहुत छोटा मोटा पर्सन, यानी ही इज़ हैविंग ए गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ही इज़ एन मतलब बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है, फैमिलीज़ एंड बहुत बहुत डिफरेंट काइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली के ऊपर कैसे मेंटेन करना, पेरेंट्स पेरेंट्स वाइफ के साथ में कुछ इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ों पे। तो इट वॉज सीरियसली हार्ट ब्रेकिंग। मतलब वो जब कल का हुआ उसके बाद वो पोस्ट शेयर किया, बहुत सारे इम्पैक्ट किए, लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज़। एंड आज मुझे न्यूज़, मतलब जब मैंने न्यूज़ देखा, सुबह न्यूज़ देखा, तो इट वॉज रियली शॉकिंग दैट वी लॉस्ट हिम। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। उसके बाद से शायद मैं अपने ही खुद के सिस्टम में नहीं हूँ। तो एनीवे ये मैं सुबह रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन रात को मैं अभी 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेट अपने इसमें आया हूँ जिसमें मैं कुछ कर पाऊँगा। तो ये समझ में आया कि मतलब यार क्या है यार, मतलब लास्ट नथिंग, मतलब ऐसा। एंड हिज एज वाज नथिंग मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ही वाज 35, जस्ट 35 मालिक, मतलब मुझसे भी छोटा। मतलब क्या कुछ मतलब इसीलिए राइट नाउ मेरा मेन फोकस, वापस आप बोलोगे सर ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? ये रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि ये प्लान्ड वे में है। मेरे को आगे बहुत सारे शेड्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो शेड्यूल के हिसाब से, बिकॉज मेरी लाइव बैचेस चालू होने वाली है लाइव लॉ एंड ऑडिट के लिए, सीए फाइनल के। एंड उसके पहले मेरे को आरटीपी ऑफिस का ऑडिट, लॉ, ईआईएस, एसएम एंड अदर उनके आरटीपी लेक्चर अपलोड करने हैं मालिक। तो ये शेड्यूल के इसमें, इसीलिए मैं इसको जस्ट के कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा मैं अंदर से कहीं ना कहीं ये पॉइंट आया, तो मैं आप लोगों से सबसे विनती यही करूँगा भाई, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, जितना हो सके अवॉइड करो बाहर जाना। मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हो ये घर में बहुत ही छोटे अरेंजमेंट में बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये मैं बहुत जूम में इसमें, क्योंकि कैमरा इससे जूम आउट हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम जूम आउट है। जूम आउट, जूम इन नहीं, जूम इन तो आप देख ही रहे हो, मैक्सिमम जूम इन है। तो जूम आउट, मैक्सिमम जूम आउट है ये, तो इससे ज़्यादा मतलब करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉइंट है मालिक। तो जस्ट एक पॉइंट क्या आप ध्यान रखिए अपना। ओके, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को ये फील फैक्टर रखिए कि भाई कुछ टेंशन नहीं है एंड हर चीज़ में। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू द कोविड डज हैव ए इम्पैक्ट, बट इट्स ओनली
व्हेन वी अलाउ इट टू हैव ए इम्पैक्ट, मतलब मैं उस कंटेक्स्ट से नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत जो जन बीमार हो रहे हैं और वो हो रहे हैं सर क्या मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं। एटलीस्ट अपना मेंटल स्टेटस स्ट्रांग रखिए। ओके, आई नो द थिंग्स विल हैपन व्हाट विल हैपन, ये केस इसमें अपन कुछ डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन अपना मेंटल हेल्थ अच्छे से बनाए रखिए और स्टे पॉजिटिव एंड स्टे। कोविड के कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बोलूँगा अपने प्रिकॉशंस बरोबर लीजिए मालिक। ओके, सारी चीज़ें खुली है, प्लस है, बंद है, जो भी है आपके अंदर कैसा है सेफ गार्डिंग आप देखिए, और प्रोटेक्शंस एंड अदर थिंग्स आप बरोबर ध्यान रखिए। मास्क है, हाथ धोना है, दूरी बनाए रखना, मेन पॉइंट तो दूर रहना, मतलब लोगों से 6 फुट 5 फुट की डिस्टेंस, 6 फुट का डिस्टेंस दूर रहना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So nevertheless, so right now this lecture is basically only with respect to RTP, तो make sure ये RTP May 21 का RTP है जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ। नवंबर 20 का RTP इसका का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो नवंबर 20 के इसमें आप जाके देख लेना, एंड होपफुली मैं 1-2-4 दिन में एक चैनल बना लूँगा, ओके, जहाँ पर ये सारी एक जगह रह जाए। टेलीग्राम में ही एक चैनल बना लूँगा या तो यूट्यूब पे बना दूंगा, इधर ऑफ इट 2 दिन दीजिए, 2-3 दिन दीजिए, तो मैं सारे ये डेटाबेस ऑफ इसका एक जगह लेके आ जाऊँ मालिक, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी मालिक। सो इवन इन जब वो टेलीग्राम चैनल बना लूँगा तो इसके कमेंट सेक्शन में, मतलब ये चीज़ ये लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा मालिक, पिन भी कर दूंगा और पोस्ट भी कर लूँगा, तो 2 से 3 दिन के बाद आप देख लेना। ओके, ये लेक्चर टेलीग्राम ग्रुप के लिए मालिक। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर आरटीपी। तो मैंने नवंबर 20 का आरटीपी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, May 21 का आरटीपी अभी डिस्कशन में हो रहा है, इसमें एलडीआर नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, मैं अगर एक वर्ड यूज करता हूँ कि ये एलडीआर रख लेना, ठीक है, वो अलग से इशू है, बट ये एलडीआर लेक्चर नहीं है तो मालिक, तो एलडीआर लेक्चर अपन यूट्यूब पे अपन बाद में अपलोड करेंगे मालिक। तो आरटीपी में पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड केस स्टडी, जहां पर आपको एमसीक्यू बेस में एक केस स्टडी दिया गया है और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इंटीग्रेटेड केस स्टडी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं मालिक। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी बोलता क्या है? ओके, Fair Cosmetics Global India Limited is a brand manufacturer in the field of fast moving consumer goods cosmetics. ठीक है मालिक, कॉस्मेटिक्स केस में डील करते हैं फेयर कॉस्मेटिक। इन द रिसेंट टाइम द कंपनी इंटेंडेड टू अडॉप्ट ए न्यू बिजनेस मॉडल टू फुली ऑटोमेट इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, यानी उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं थ्रू आउट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो ऑटोमेट करना चाहते हैं। This new methodology was required to be adopted so that timely, accurate, reliable information is readily available to all the users and stakeholders. कार्ट वाला कॉन्सेप्ट, complete, accurate, reliable, timely आना चाहिए। ठीक है मालिक। The company required to have such a system in place that could provide direct access to management reports, okay, to extract summary डेटा एंड सपोर्ट द सीनियर लेवल मैनेजमेंट इन देयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मालिक ये स्टेटमेंट पढ़ के, क्वेश्चन क्या है मेरे को नहीं मालूम है, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ के कुछ तो या किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में जाने चाहिए। एंड 100% अगर आपको याद होगा, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या जाने चाहिए मालिक, बाकी छोड़ दो। डायरेक्ट एक्सेस, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, समरी रिपोर्ट्स, सीनियर लेवल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की कहानी आती है मालिक। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, TPS, MIS, DSS, EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये लाइन में मिल जाएंगे मालिक। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। The company further needed a clean backup system having a fastest data recovery time irrespective of cost involved and not containing old and obsolete file to avoid any discrepancy। माँ कसम, ये भी और एक पॉइंट की तरफ इशारा करता है। मेरे को बताइए, आप खुद सोच के बताइए क्या क्या इशारा कर रहा है। देखो, द कंपनी फर्दर नीडेड ए क्लीन बैकअप सिस्टम हैविंग फास्टेस्ट डेटा रिकवरी टाइम, रिकवरी फटाफट होनी चाहिए, एक फास्ट रिकवरी होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, यानी पैसों की चिंता ना करे, एंड नॉट कंटेनिंग ओल्ड एंड ऑब्सोलेट फाइल्स। ओके मालिक, अनडाउटफुली मिरर। अगर आपको याद होगा कितने तरह के बैकअप है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, मिरर बैकअप। अगर आपको याद होगा तो मिरर बैकअप एक ऐसा है जिसका रिकवरी टाइम फटाफट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड ओके ओल्ड एंड ऑब्सोलेट फाइल्स नहीं होती है। अदरवाइज फुल में, इंक्रीमेंटल में, डिफरेंशियल में कहीं ना कहीं ओल्ड एंड ऑब्सोलेट फाइल्स मिलने के चांसेस है। ओके, और रिकवरी टाइम डिफाइन अगर देखा जाए, चारों में से रिकवरी टाइम सबसे ज्यादा मिरर का फास्ट है। ठीक है मालिक, आई डोंट नो, वापस मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ये कहीं पर भी नहीं देखा, आपके साथ मैं अपडेट कर रहा हूं, तो इसीलिए बस ये पॉइंट है कि इस तरह से आपने निकालना चाहिए आंसर, इस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करना चाहिए मालिक, ताकि आपके आंसर रेडी रहे और इसके बाद जो एमसीक्यू आएंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेगी।
A system analyst, Mr. Ashok, was engaged to conduct a requirement analysis and investigation of the present system of company. Analysis of present system, AOP, अगर आपको याद होगा तो analysis of present system. He advised the management of company to implement enterprise resource planning package with customization done as per the requirement and the ideal solution for the backup system that company shall adopt. ठीक है मालिक, यानी उसने करंट सिस्टम का एनालिसिस किया और एनालिसिस ऑफ प्रपोज सिस्टम यानी प्रपोज सिस्टम के लिए उसने ईआरपी का सजेशन दिया. As advised by Mr. Ashok, the management decided to implement ERP package to equip the company with necessary capabilities to integrate and synchronize the isolated functions into streamlined business process to gain a competitive advantage in a volatile business environment. ठीक है मालिक, इंटीग्रेशन वाले के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं. ऐसा कुछ मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट इसके अंदर नहीं मिल रहे मालिक. With due course of the time, company successfully launched ERP and started the process of implementation of COVID-5, okay, framework for resolving various business related issues. ठीक है मालिक, COVID-5 के हिसाब से काम करना चालू कर दिए वो लोग. HRD, Human Resource Department, request managers and senior managers of the company to use their own computing devices like smartphone, laptops for official work to make working atmosphere more flexible and empowered employees to work beyond their required time at any place. Bring your own device. अगर याद हो तो मालिक, in the sight of same, Mr. Employee Bansi got caught right-handed in performing unfair practices against the company. He extracted and copied confidential data, माँ कसम खतरनाक निकला भाई, related to marketing strategy of the company from the company's data backup and shared the same with company's rival. कॉम्पिटिटर के साथ शेयर कर दिया. द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इनिशिएटेड द नेसेसरी लीगल एक्शंस अगेंस्ट मिस्टर बंसी. यानी आईटी एक्ट का भी कुछ डिस्कशन रहेगा मालिक. ओके, सो नेवरदलेस मेरे ख्याल से केस स्टडी आपको समझ में आई होगी, केस स्टडी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा. लेट्स स्टार्ट विद ए क्वेश्चन आंसर. रीड द अबाउ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, नंबर 1 to 5, यानी पॉइंट टू बी नोटेड 1 to 5 जो क्वेश्चन होंगे वही इंटीग्रेटेड केस स्टडी के क्वेश्चन हैं. उसके अलावा जो आगे रहेंगे वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी से रिलेटेड नहीं रखते. ठीक है मालिक. Based on the requirement of the question one पढ़ रहे हैं, सबका ध्यान इधर, सबके आत्मा इधर मालिक, भारत माता की जय. Based on the requirement of management of Fair Cosmetics Global India Private Limited regarding data backup facility, identify the backup system that Mr. Ashok would have suggested. Oh my God, oh what a question. अरे भाई, इसका आंसर आपने आना चाहिए. कौन सा बैकअप मैकेनिज्म सजेस्ट करना चाहिए? 101% मिरर बैकअप. सोचना ही नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अपन ने यही केस स्टडी का फायदा है. देखिए, ओके, शायद जिसने लेक्चर लिए मेरे, तो उनको याद होगा, मैं थियोरेटिकली जब पढ़ाता था तो मैं बोलता था केस स्टडी पढ़ो मत, डायरेक्टली थियरी क्वेश्चन पे आ जाओ. उसमें क्या होता था, डायरेक्टली थियरी क्वेश्चन का कंटेक्स्ट अपने पास रेडी था. यहाँ पर केस स्टडी मैटर क्यों करती है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी, एमसीक्यू में अपन केस स्टडी क्यों पढ़ना चाहिए? रीजन सिंपल है, उसके आंसर उसी केस स्टडी में होते हैं. नवंबर 20 का आरटीपी लेक्चर देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, और May 21, ये दोनों लेक्चर से आपको इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व कैसे करना है, और इसके बाद इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो सॉल्व करने करिए ना मालिक, ओके, जितने करिए पर तरीका समझ लीजिए मालिक. ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए. ठीक है, इसका आंसर तो मैं डिस्कस करने लायक भी नहीं है, क्योंकि मिरर बैकअप अपने पास डायरेक्टली आ गया. दूसरा, second question. In purview of above case scenario, the company has required direct access to management reports to extract summary data and support senior level management in their long term planning. Keeping this in mind, what do you think is the best fit information system, okay, from the following Mr. Ashok suggested to management? Okay, आप बताइए क्या आंसर होगा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. ओके, देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके, तो इंस्टीट्यूट ने एक थोड़ा सा पॉइंट चेंज किया है यहाँ पर मालिक. अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आंसर इज 101% एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ओनली. लेकिन इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ना देके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम दिया है मालिक. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ना देके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम दिया है, तो आपको ये मार्क करना होगा. सर फिर दूसरे क्यों नहीं आएंगे? देखो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट नहीं होगा. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेट करता है. अब कहानी आती है, सर एक्सपर्ट सिस्टम क्यों नहीं होगा? एक्सपर्ट सिस्टम क्या यूज करता है, ये अपन ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, नॉलेज बेस यूज करता है. यानी जब तक पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता उसके लिए नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट आता है. तो यहां पर कहीं पर भी नॉलेज बेस का डिस्कशन नहीं है मालिक क्वेश्चन में. और यहां पर जो फीचर्स थे, याद होगा तो मैंने बताए थे, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के थे. अभी आप बोलोगे तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज ऑलमोस्ट सेम, नो इशू. ओके, बट वही वर्डिंग्स इन्होंने चेंज किए मालिक. ठीक है मालिक.
Third, Mr. Bansi copied information related to marketing strategy of company from company system and disclosed the same to rival company. Under which section of company IT Act Mr. Bansi shall be punishable and what will be the quantum of punishment? ओके ठीक है, बंसी का पनिशमेंट क्या है? अभी जहाँ पर लोग मेरे लेक्चर देख चुके हैं तो आईटी एक्ट में यूजुअली छोड़ता हूँ। ओके, यूजुअली छोड़ता मतलब लेक्चर में छोड़ा ही है। लेकिन ओके, जब से एमसीक्यू आया तब से मैंने आईटी एक्ट जो सीएस को पढ़ाता हूँ, मैंने उसके लेक्चर्स अपलोड किए, 3 पार्ट में अपलोडेड है, आप ढूंढ लेना। ओके, यूट्यूब पे मेरे 3 लेक्चर आईटी एक्ट के अपलोडेड है। ओके, इसके अंदर छोटे से माइन्यूट अमेंडमेंट है। ओके, जिसका पॉइंट जिक्र मैंने उसके लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है मालिक। ओके, तो आपको याद होगा पेनल्टीज कौन से सेक्शन में थी? 65, 66, 66 बी, सी, डी, ई, ये 6 पेनल्टीज अपने लिए पॉइंट कवर है। ये पेनल्टीज के सेक्शन थे जहां पर था। और एक सेक्शन 43 था जहां पर ये बताया था कि 43 का कुछ भी इशू आया, 43 में उन्होंने एक कॉमन आंसर में याद दिला देता हूं। सेक्शन 43 में कोई भी चीज अनऑथराइज वे से की है, यानी अनऑथराइज एक्सेस किया, अनऑथराइज वायरस छोड़ा, अनऑथराइज किसी को मदद की, अनऑथराइज डेटा निकाला, अनऑथराइज ड्राइव निकाला, जो भी चीज आपने अनऑथराइजली की होगी वो सेक्शन 43 में आप गिल्टी होंगे और उसकी पेनल्टी सेक्शन 66 में होगी। इसीलिए आपको यहां पर अगर मैंने नोट किया अभी तक देखा है तो यहां पर सब में सेक्शन 66 दिया है। इन शॉर्ट इन लोग ने सेक्शन 66 पेनल्टी डिफाइंड क्लियर है। सर सेक्शन 66 में पेनल्टी कौन सी है? देखो 65 की पेनल्टी एक होगी सोर्स कोड की, 66 सेक्शन 43 के कुछ हुए वायलेशन वो 66 में होगी, फिर 66 बी है, सी है, डी है, ई है। ओके, ये देख लेना, ये ऑल टुगेदर आईटी एक्ट के इस लेक्चर्स में रहेंगे मालिक। 66 विद इम्प्रिजनमेंट, 66 क्या बोलता है? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs और बोथ। 66 विद इम्प्रिजनमेंट टर्म 5 years और 5 lakhs और बोथ। और यहाँ पर है 5 years और 3 lakhs और बोथ। ओके, 3 years और 3 lakhs और बोथ। ओके, याद रखना, ये अभी आपने को रटना पड़ेगा बिकॉज ये अभी अपन ने आईटी एक्ट एज सच नहीं है, पर इसमें एक ही सिंपल है, इसका ए आंसर रहना चाहिए। ए आंसर रहेगा। इसका आंसर क्यों है? क्योंकि 3 साल की सजा या 5 लाख, यही पेनल्टी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो 66 में अगर आपने सेक्शन 43 का वायलेशन किया होगा तो आपको 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना या दोनों। ओके, ये कॉम्बिनेशन वर्क होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर आप आईटी एक्ट का देख सकते हैं मालिक। Fair Cosmetics Global India is under the process of implementing COVID-5 framework for resolving its business related issues. Which of the following business benefit will not be delivered to the company by using COVID framework? Which of the following business benefit will not be delivered? मेरे ख्याल से वर्डिंग्स पे ध्यान देना, not be delivered, which will be delivered नहीं है, यानी ये लोग बेनिफिट्स कौन से है वो नहीं पूछ रहे, कौन से बेनिफिट्स नहीं है ये पूछ रहे हैं। अगर आपको 6 बेनिफिट्स याद होने चाहिए, स्टार्टिंग में 6 बेनिफिट्स कंबाइन कंसाइज कॉन्सेप्ट कर दिया था अपन ने, तो देख लेते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर आईटी मैनेजमेंट, ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट करने में मजा आएगा। इंक्रीज एंटरप्राइज वाइड इन्वॉल्वमेंट इन आईटी सॉल्यूशंस, यस। यूजर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, खत्म हो गई स्टोरी भाई। आईटी के रिलेटेड कोविड होता है, अगर आईटी नहीं तो कोविड नहीं। ओके, मेरे को बताओ सी के केस में कहां से कोविड आएगा? क्योंकि ओके, यूजर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, प्रोडक्ट के लिए आईएसओ या समथिंग लाइक दैट हो सकता है, बीएस आईएसओ ये हो सकता है। आईटी कोविड नहीं हो सकता, कोविड इज यूज ओनली ऑन आईटी। एंड लास्ट वाला भी देखते हैं, इंक्रीज वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम द यूजर आईटी। अगर आप देखोगे तो ए, बी और डी में आईटी का यूसेज है तो आईटी के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सुटेबल होगा, ये ऑप्शन आपके लिए विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कोविड-5। तो भाई फोर्थ का आंसर जो सुटेबल आंसर है, वो सुटेबल आंसर कौन सा है मालिक? सुटेबल आंसर इज योर सी, एंड सी शुड बी केप्ट इन माइंड। ओके, तो सी रहेगा। सर सी क्यों रहेगा, समझ में आया मालिक? क्योंकि आईटी का अगर सर यूजर सर्टिफिकेशन अपन ने पढ़ा था ना, अरे भाई यूजर सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईटी सर्विसेज पढ़ लीजिए। अपन ने बेनिफिट्स ऑफ कोविड क्या लिखा है? यूजर सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईटी सर्विसेज, वो पॉइंट है, तो वो नहीं है तो वो इग्नोर करिए। Okay. In purview of above case scenario, while designing and implementing fully digitized system, the company may not be able to implement appropriate control because of administrative and operational constraint. Okay, वापस पढ़ते हैं। In purview of above case scenario, while designing and implementing fully digitized system, the company may not be able to implement appropriate control because of एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। यानी अगर आपने देखा होगा तो बहुत बार प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं डाल सकते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंपैक्ट होती है। तो भाई ये समझ में आ गया। फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई द कंट्रोल विच मे नॉट बी एज एफिशिएंट एज appropriate control but can reduce the probability of threats to company assets.
मालिक ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन एकदम तोड़ है मालिक, क्वेश्चन तोड़ है एकदम। फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई द कंट्रोल विच मे नॉट बी एज एफिशिएंट, यानी कंट्रोल एज सच एफिशिएंट नहीं है, यानी कंट्रोल नहीं है, एज अप्रोप्रिएट कंट्रोल, यानी वो कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है, बट कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स टू द कंपनी एसेट्स। मालिक अगर आपको याद होगा 4 कंट्रोल इसके ऑप्शन देख के मेरे को तो ये लग रहा है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कंपनसेटरी, परफेक्ट। ओके अगर आपको याद होगा प्रिवेंटिव कंट्रोल जो प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्टिव जो डिटेक्ट करेंगे, करेक्टिव जो करेक्ट करेंगे, कंपनसेटरी, कंपनसेटरी कंट्रोल को मैं ऐसे समझाता था, जो कंट्रोल होते नहीं हो जाते हैं, होते नहीं हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं डाला है, तो इसमें क्वेश्चन में केस स्टडी में क्या बोला है, ओके प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं डाल सके क्योंकि कंस्ट्रेंट है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल तो भूल जाइए। अब ये लोग बोलते हैं कि जो कंट्रोल है, आइडेंटिफाई द कंट्रोल विच मे नॉट बी एफिशिएंट एज अप्रोप्रिएट कंट्रोल, यानी अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके पॉइंट, अरे इसी लाइन में आंसर है यार, काहे के लिए सर्च मारो दूसरा। ओके बट वो रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट। डिटेक्टिव कंट्रोल अप्रोप्रिएट होता है। अगर प्रिवेंटिव नहीं डाल सके तो डिटेक्टिव, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया हुआ था डिटेक्टिव डालना चाहिए, और डिटेक्टिव डाला तो खाली आपका डिटेक्टिव नहीं होगा, साथ में करेक्टिव भी होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डिटेक्टिव डाला तो करेक्टिव भी साथ में आना चाहिए, लेकिन अभी यहां पर एक दो आंसर तो हो नहीं सकते, और वो अप्रोप्रिएट भी नहीं है। ओके तो अप्रोप्रिएट कौन सा नहीं है, कंपनसेटरी कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है मालिक, ये याद रखना, कंपनसेटरी कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके देखो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव अप्रोप्रिएट कंट्रोल है। अगर प्रिवेंटिव नहीं डाल सके तो डिटेक्टिव डालिए, और डिटेक्टिव के साथ में करेक्टिव भी डालिए, ये अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मालिक। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं वो कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो थ्रेट्स कम करेगा। देखो थ्रेट्स कम करने का कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव है, लेकिन प्रिवेंटिव नहीं डाल पा रहे मालिक, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, और वो अप्रोप्रिएट भी नहीं है। तो इसके लिए थ्रेट्स कम करने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव है, करेक्ट करने के लिए करेक्टिव है, बट कंपनसेटरी काम करेगा मालिक। ओके तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। ओके तो नेवरदलेस ये पहले 5 क्वेश्चन जो केस स्टडी के थे वो खत्म हो चुके हैं मालिक। ओके अब बढ़ते स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के लिए। ओके लेकिन स्टैंड अलोन एमसीक्यू भी ये बड़े बड़े एमसीक्यू है मालिक, मतलब अच्छा खासा एमसीक्यू है, कोई केस स्टडी जैसा बेस्ड एमसीक्यू है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक कोविड-19 globally there arose an emergent need for development and launch of various software application related to online shopping portal, payment mechanism, temperature sensors, health related status application, awareness program, etc., with no time for face to face conversation with users to gather the requirement. खत्म स्टोरी, इसी में आंसर है, बात ही नहीं करना है। The software methodology adopted for the development of such applications, okay, is fast. Such application is fast and delivered a high quality system at relatively low investment cost. Identify the suitable method. Waterfall, incremental, rapid and prototyping. 100%. मेरे ख्याल से आंसर सबको आना चाहिए, ये आंसर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्वेश्चन, वाटरफॉल क्यों नहीं आ सकता, मेरे को बताओ, फास्ट चाहिए तो वाटरफॉल मॉडल वर्क नहीं करेगा। इंक्रीमेंटल इज सिमिलर टू वाटरफॉल, तो फास्ट नहीं है, बट डेफिनेटली फास्ट देन वाटरफॉल, बट इट इज नॉट फास्ट एज रैपिड। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर प्रोटोटाइप क्यों नहीं आ सकता, प्रोटोटाइप और आरएडी दोनों तो सेम कम टाइम में देंगे। ओके क्या लिखा हुआ है, नो टाइम फॉर फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद यूजर, तो टेस्ट एंड रिवाइज हो ही नहीं सकता। आपको दूंगा टेस्ट करके रिवाइज करूंगा, मैं वापस टेस्ट करूंगा, रिवाइज करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके तो आपको ये कंटेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, दिस इज अ गुड कैंडिडेट यार, गुड कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन, ये भी मिल भी सकता है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो भाई आपको कैसे, मतलब नहीं तो भाई मेन क्वेश्चन में कंफ्यूजन किसमें होगा मालूम है, आरएडी एंड प्रोटोटाइप में, लेकिन नहीं है भाई, आरएडी अलग है, प्रोटोटाइप अलग है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, परफेक्ट। Mr. Sunil is a member of IS audit team, okay, is appointed by BNC India Limited to carry out its IS audit process. Determine the phase of IS audit process where he is gathering evidence by interviewing staff member, managers, reviewing documents and observing process. कौन से फेजेस, अगर आपको याद होगा, ओके प्लानिंग, स्कोपिंग, ये फील्ड वर्क, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, क्लोजर। ओके स्कोपिंग, प्लानिंग, ओके एनालिसिस, रिपोर्टिंग, फील्ड वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट याद आया ना। वो लोग बोलते हैं कौन से प्रोसेस के अंदर, ओके ये लोग इंटरव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बात खत्म मालिक, फील्ड वर्क। एनालिसिस में अपन एनालिसिस करते करना क्या है, ऑर्गेनाइज करना मतलब स्ट्रीमलाइन करना, फील्ड वर्क में इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्री ऑडिट सर्वे मतलब पहले करना, इनके जो फेजेस है। रिपोर्टिंग में अपन रिपोर्ट करेंगे, तो इन शॉर्ट कोई भी रखा तो इसका आंसर फील्ड वर्क ही रहने वाला है, क्योंकि ये सारा काम अपन फील्ड वर्क में करते हैं, ये सारा काम अपन फील्ड वर्क में करते हैं मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है। ABC Limited, one of the renowned FMCG company of India, has adopted cloud computing technology in its working environment. ठीक है, through this most secure cloud, the access has been provided to all its employees and to customers and vendors of the company whose KYC has been successfully validated.
थ्रू दिस मोस्ट सिक्योर क्लाउड। मोस्ट सिक्योर मतलब कौन सा है मेरे को बताओ, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। At a later stage, the company required some additional resources, for which cloud computing environment was scaled up by compromising on security. Oh, which type of cloud ABC Limited used? मेरे को बताओ इनका पहला क्लाउड, मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन से पढ़ के मेरे को बताइए इनका पहला क्लाउड कौन सा था, पहला क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कौन सा था? 101% सिक्योर, मोस्ट सिक्योर, वर्ड यूज किया ना, मोस्ट सिक्योर। मेरे को बताओ प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी, चारों में से मोस्ट सिक्योर कौन सा है? प्राइवेट है, तो इनका प्राइवेट था। तो इन्होंने प्राइवेट डायरेक्टली नहीं दिया है, इन्होंने वर्डिंग से इन्होंने बोला है कि प्राइवेट था ये, और ये बोलते हैं इन्होंने स्केल्ड अप किया यानी बढ़ाया क्लाउड, जिसमें सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई मतलब इन्होंने प्राइवेट को प्लस प्राइवेट नहीं किया, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई यानी कहीं ना कहीं, देखो पब्लिक तो है ही नहीं, पब्लिक के साथ गए होंगे, यानी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट यानी ऑलरेडी सिक्योर्ड है और साथ में पब्लिक क्लाउड के साथ चले गए जिसमें सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इफ यू आर अवेयर। ओके, सिक्योरिटी एश्योरेंस एक बेसिक इशू होता है, इसीलिए ये 100% हाइब्रिड क्लाउड होगा, बिकॉज ओके सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई मतलब आधा पब्लिक के ले गए, मतलब आधा पब्लिक क्लाउड पे गए और प्राइवेट क्लाउड तो ऑलरेडी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज हाइब्रिड। सर ये कम्युनिटी क्लाउड हो सकता है कि उसमें भी तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन कितना भी रहा तो सिक्योरिटी तोड़ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना, इन्होंने क्लियर बोला सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ सिक्योरिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज किसमें होती है? कितना भी कर लो, कम्युनिटी और हाइब्रिड दोनों में से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, दोनों के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, दोनों में से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ज्यादा किसमें होगी? हाइब्रिड में, क्योंकि हाइब्रिड पब्लिक है, कम्युनिटी में दोनों समाज एक जैसे, याद है क्या मालिक? ओके, ये कॉन्सेप्ट आता है मालिक, तो यहां पर हाइब्रिड क्लाउड होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था मालिक, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा यूज करते हैं, इससे समझेगा ये प्राइवेट यूज करते हैं, और इसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी की लगा डाली, इससे अपने को समझेगा कि भाई ये को पब्लिक के साथ जा रहे हैं, तो प्राइवेट प्लस पब्लिक क्या हो गया? हाइब्रिड। आई डू थिंक मेरे ख्याल से सबको कॉन्सेप्ट समझा होगा मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? साउंड का कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। ओके, सो नेवरदलेस ये हो गया, और उसके बाद अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आ गए मालिक। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इज बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में डिस्कस किए रहेंगे। ओके, ये सारे के सारे, इसको मैं एक बार फटाफट पॉइंटर फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आगे आंसर्स पे नहीं जा रहा हूँ, आंसर्स पे आप देख लेना मालिक। ओके, बट टू द एक्सटेंट आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम एन क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं यहाँ पर ही पॉइंटर लिख लूंगा, मैं सारे के सारे पॉइंटर्स, जिससे ये फटाफट अपडेट हो जाए मालिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 1। RR Limited is a lead manufacturer in the field of carpets and curtains. Its management, headed by Ms. Neha, decide to follow certain management practices to align IT strategy with its enterprise strategy. Very important. IT strategy must align with enterprise strategy. Determine the key management practices to be followed to carry out this task. मालिक कुछ नहीं है, आंसर KMP है। KMP फॉर अलाइनिंग IT ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको याद होगा KMP मैंने बताया था, KMP फॉर रिस्क मैनेजमेंट भी है आपका, KMP फॉर अलाइनिंग IT ऑब्जेक्टिव विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर इसके अंदर क्या थे? अपना IT ऑब्जेक्टिव शुड अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, एंटरप्राइज का डायरेक्शन समझो। सेकंड पॉइंट, एसेस करंट सिचुएशन। तीसरा, एनालिसिस, डिफाइन टारगेट कैपेबिलिटीज, पता करो कितना टारगेट आईटी चाहिए। चौथा, जो गैप है उस दोनों में, गैप पता करो, गैप के लिए रोड मैप बनाओ, रोड मैप के हिसाब से इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। तो इसके 6 पॉइंट है, ये आंसर थोड़ी सी है अगर आपको याद होगा तो। अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, एंटरप्राइज डायरेक्शन, ठीक है मालिक। दूसरा पॉइंट, ओके, क्या करना? एसेस करंट सिचुएशन, एसेस करो करंट को, करंट्स को। डिफाइन टारगेट आईटी के टारगेट दो, आईटी के टारगेट्स दो, डिफाइन टारगेट आईटी टारगेट्स। चौथा, गैप एनालिसिस करो, ये सेकंड और थर्ड का गैप निकालो, गैप के हिसाब से रोड मैप निकालो अगर याद होगा तो। एंड लास्ट पॉइंट, रोड मैप को कम्युनिकेट करो एग्जीक्यूटिव लेवल पे कि भाई ऐसे ऐसे ये आपको इंप्लीमेंट करना होगा, तो आईटी विल अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आंसर इज ओवर। तो यहाँ पर ये हुआ आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर था। Miss Rashi is an internal auditor. Okay, Rashi. Cooker Pesi teacher, Rashi. Miss Rashi is an internal auditor of ABC Limited. To carry out the task of evaluating several components
Under IT governance structure and practices in ABC Limited, Ms. Rashi refers to the guidance issued by India Institute of Internal Auditors, determine the activities as suggested by IIA, followed by her in evaluating following components of IT governance. ये components of IT governance है. अगर आपको याद होगा components of internal control, control environment, risk assessment, control activities, information communication, monitoring, उसी के साथ components of IT governance उसी के structure में था, खाली उसके साथ में organization structure, okay, human resources, ये साथ में additional point थे. तो इन लोग ये बोलते हैं कि भाई हम 3 component देते हैं, ओके, वो 3 कंपोनेंट के एरियाज में बताइए क्या क्या चीज़ है. तो भाई एकदम ईजी है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती थी, अगर आपको याद होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अपन ने क्या बोला था. एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपने को ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन में कि कम्युनिकेशंस बरोबर हो रहे हैं कि नहीं. तो कम्युनिकेशन बरोबर हो रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में इथिक्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कम्युनिकेशन बरोबर होते हैं कि नहीं. एंड कम्युनिकेशन के साथ में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बरोबर डिफाइन है कि नहीं. इसका आंसर यही रहना चाहिए. एक आध 2 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है मालिक नोट्स में, ओके. अगर आरटीपी लिखो तो एक आध पॉइंट प्लस माइनस रह सकता है, बिकॉज ये थोड़े से मेरे कस्टमाइज आंसर है. अपने नोट्स अपनी जो मेरी बुक है या टेक्स्ट बुक है या अपने हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप उसमें देख रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज आंसर है. तो मैं हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से आंसर लिख रहा हूँ. हो सकता है आप ये आरटीपी के आंसर देखोगे तो थोड़ा सा एक आध 2 पॉइंट प्लस माइनस मिल सकता है मालिक. तो उसके लिए आप थोड़ा सा दिमागी तौर पर प्रिपेयर रहना, ओके. बट कॉन्सेप्चुअली वही आंसर रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना. तो भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए अपन ये देखेंगे. रिस्क के लिए क्या देखना है, एकदम क्लियर कट, ओके. इनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये लोग रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एसेस कैसे करते हैं, ये देखना होगा. आइडेंटिफाई एंड एसेसिंग रिस्क, तो इनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखना होगा, यानी आइडेंटिफाई एंड एसेसिंग रिस्क कैसे करते हैं. और साथ में अकाउंटेबिलिटी देखनी चाहिए अपन ने, ये भी एक पॉइंट था उसके अंदर. अकाउंटेबिलिटी मतलब ये करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. एंड कंट्रोल्स में तो भाई एकदम सिंपल है. की कंट्रोल्स कौन से है, कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं होगा. एंड तीसरा सिनेरियो, कंट्रोल रोबस्ट होने चाहिए. रोबस्ट मतलब क्या, अगर आपको याद होगा होलिस्टिक जैसा हो, पूरा कंप्रिहेंसिवली कवर होना चाहिए. ये 3 है, ये एक इंडिविजुअल. इन शॉर्ट इन लोग ने क्या किया, जो कंपोनेंट्स के 7 पॉइंट है 8 पॉइंट है, वो कंपोनेंट्स के पॉइंट लिखने नहीं बोले, उन्होंने मसाला लिखने बोला है इन शॉर्ट. तो ये मसाला है, ओके. नेवरदलेस आपने कंपोनेंट्स का आंसर अच्छे से याद रखना है, बट टू द एक्सटेंट याद रखना, ओके. चैप्टर 1 के लिए हमेशा KGP और KMP ये हमेशा आप LDR रखे जाना, क्योंकि आपको भी पता है ये हमेशा एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा. यही रहेगा ऐसा नहीं है, पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अबाउट KGP एंड KMP मालिक. Okay, second second question, discuss during the technical round of interview. अब मैं थोड़ा सा रेड में करता हूँ चैप्टर 2 को. During the technical round of interview, Mr. Ajay has asked to elaborate the knowledge points that a business manager should possess to operate information system effectively and efficiently. What do you think should be an answer given by him? माँ कसम यार, क्या इजी आंसर है ये. आपका पहला चैप्टर का चार्ट है, उसके लास्ट आंसर में इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली सिस्टम को यूज करने के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए. फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, उसके साथ में IT का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस होने चाहिए. अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर थोड़ी सी है यार. ये आंसर, ये क्वेश्चन आएगा, आना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर है, चांसेस है, क्योंकि आरटीपी में. बट बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज देयर इन लास्ट टू लास्ट मालिक, ये ऑल टुगेदर आ गया, इसके रिपीटेशन के चांसेस इतने नहीं होंगे. सेकंड पॉइंट IT, तीसरा बिजनेस एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए. उसको नॉलेज कौन से होने चाहिए उसको, जब वो, ताकि सिस्टम इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूज कर सके, तो उसको नॉलेज क्या चाहिए. एक तो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट यानी बेसिक, दूसरा IT का नॉलेज, तीसरा बिजनेस एप्लीकेशन का नॉलेज, चौथा ओके डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, एंड लास्ट पॉइंट मैनेजमेंट चैलेंजेस यानी चेंज मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अदर थिंग्स, ये सब होने चाहिए. ये हो गए पॉइंट. ठीक है मालिक, डन मालिक, इजी आंसर है. 12th question, office automation system is growing at very fast pace as computer based information systems are providing paramount support in businesses. What are the various office activities that can be performed under office automation system? मतलब बोनस, ये लोग ने अगर RTP जैसा पेपर निकाल दिया लास्ट अटेम्प्ट, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब बोनस रहेगा. What are the various basic activities which are involved in office automation system? अगर आपको याद होगा, डॉक्यूमेंट कैप्चर, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ओके वापस बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट कैप्चर, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, रिसीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आर्टिकल जो काम करता है, फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल, फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस, एंड लास्ट पॉइंट रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. खत्म स्टोरी. आंसर बहुत ईजी था, ये क्लास में रटा हुआ आंसर होना चाहिए भाई. एक तो है, ओके इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट कैप्चर, दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, उसके बाद तीसरा पॉइंट रिसीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल, फॉलोअप, आर्टिकल जो करता है काम, फॉलोअप, उसके बाद कैलकुलेटर जो करता है, कैलकुलेशंस, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. खत्म स्टोरी.
जबरदस्त जबरदस्त मालिक, जबरदस्त। 13 क्वेश्चन। नाउ चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में अपन ब्लू कलर का यूसेज करेंगे मालिक। चैप्टर 3, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। Asynchronous attack occur during the data transmission, which is hard to detect as these are usually very small pin-like insertions. Explain various types of asynchronous attack that organization may suffer across a telecommunication line with respect to logical access control. कितने प्रकार के असिंक्रोनस अटैक्स है मालिक? 4 प्रकार, एकदम सिंपल। पहला पिगी बैकिंग, याद आया मालिक? पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग के बाद है वायर टैपिंग। वायर टैपिंग अगर आपको याद होगा, वायर टैपिंग। उसके बाद है सबवर्सिव थ्रेट्स। सबवर्सिव थ्रेट्स है, याद आया मालिक? और उसके साथ है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पिगी बैकिंग, वायर टैपिंग, सबवर्सिव थ्रेट, डेटा लीकेज। और इसके साथ में ओके डिनायल ऑफ सर्विस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज पिछले टाइम के आरटीपी का सेम क्वेश्चन है। पिछले टाइम नवंबर के, इसमें भी आप देखोगे, नवंबर नहीं, May 20 के आरटीपी का था, जब वो एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। May 20 के आरटीपी में सेम क्वेश्चन था और उसमें उन्होंने डिनायल सर्विस दिया। मॉड्यूल में डिनायल सर्विस का नहीं था, उन्होंने डिलीट किया था, शट डाउन ऑफ कंप्यूटर। बाद में उन्होंने एड ऑन किया है। तो यहाँ पर हो सकता है 5 पॉइंट हो, अपने नोट्स में 4 पॉइंट होंगे, 5वां पॉइंट हो सकता है। तो याद रखना, ओके, पिगी बैकिंग, वायर टैपिंग, सबवर्सिव थ्रेट, डेटा लीकेज, डिनायल सर्विस। वायर टैपिंग और सबवर्सिव थ्रेट से सिमिलर, तो दोनों में फर्क होता क्या है? वायर टैपिंग अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, अगर मेरे घर का केबल टीवी केबल दिख रहा था, मैं पिन कर रहा था, तो फिजिकल चीजें होती है, वो वायर टैपिंग होती है। सबवर्सिव थ्रेट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से अपन ईव्स ड्रॉपिंग जो बोलते हैं, वो सबवर्सिव थ्रेट्स में आता है मालिक। ठीक है, आंसर 5 पॉइंट है, आंसर इजी है, आ सकता है। ये तो एलडीआर वाले पॉइंट में आता है हमेशा, ये हमेशा रहता है मालिक। In an organization, the controls at managerial level are required to be well implemented to provide a stable infrastructure in which requisite information system can be built, operated and maintained on day-to-day basis. Describe various types of management subsystems to ensure the implementation of stated objectives. DIM, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, यही तो कॉन्सेप्ट है, वो क्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज डिम नहीं दिया इन्होंने बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन। भाई कौन से आंसर्स अगर आपको याद होगा तो भाई मेरे को बताओ। कंट्रोल के कौन से थे? कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल बताइए। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कंपनसेटरी। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आइस रिसोर्सेज, फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल। एंड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस, मैनेजरियल एंड एप्लीकेशन। मैनेजरियल में डिम था और एप्लीकेशन में कार्ड था। मैनेजरियल कंट्रोल की लिस्ट बनानी है सर, कौन से? टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, अगर याद होगा तो, याद आया मालिक? उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, PDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल, याद आया मालिक? उसके बाद डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, ओके, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल, और उसके साथ आता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ओके, ये खत्म हो गई, 8 पॉइंट है। इनके ब्रीफ 2-2 लाइन के आंसर लिखने चाहिए आपने यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक नहीं पूछा है। उन्होंने क्या पूछा देख लीजिए, वापस मैं समझा रहा हूं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल्स एट ए मैनेजर लेवल आर रिक्वायर्ड टू बी वेल इंप्लीमेंटेड टू प्रोवाइड ए स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच रिक्विजिट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी बिल्ट, डेवलप एंड मेंटेन ऑन डे-टू-डे बेसिस। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट सबसिस्टम्स टू एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एयरफोर्स अफोरसेट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कौन से सबसिस्टम्स है? तो ये सारे सबसिस्टम्स होंगे, इसके बाद इनके अंदर के कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होंगे। ये कंट्रोल्स नहीं है, ये सबसिस्टम्स है। अगर आपको याद होगा, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग था। PDLC, याद आया ना मालिक? ये सब कुछ स्ट्रक्चर थे उसके अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, तो इसका आंसर ये रहना चाहिए, यही पॉइंट रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप देख लेना मालिक, स्ट्रक्चर है। एक आध पॉइंट मैं वापस बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे होगा कस्टमाइजेशन की वजह से मालिक। ओके, अभी ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। अब नेक्स्ट कलर अपन जो लेते हैं वापस, ब्लैक लेते हैं मालिक। चैप्टर 4। MNV Private Limited is an IT-based company having its client worldwide. The company has huge database of its client and have access to confidential data of its client due to nature of services that the company provide to its clients. The management of MNV Private Limited decide to develop business continuity plan to minimize its losses by minimizing the cost associated with disruptions and enable it to survive a disaster. For backup and recovery purpose, the management decided to hire third party site. माँ कसम, इतनी पंचायती पढ़ने के बाद लास्ट टाइम में एक लाइन में अपने को आंसर मानना पड़ गया। थर्ड पार्टी के साइट का ही आंसर रहेगा ये, अगर आपको याद हो तो। ओके, थर्ड पार्टी साइट में एक्सप्लेन द इश्यूज दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। ये हमेशा LDR रहा है अपना, थर्ड पार्टी साइट याद होगा ना, अल्टरनेट प्रोसेसिंग साइट। ओके, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, उसके बाद रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, और एक है थर्ड पार्टी साइट। थर्ड पार्टी साइट में जब एग्रीमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो आंसर बहुत ईजी है। हाउ सून, कितने जल्दी मुझे मिलेगा। ओके, कितने ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, नंबर, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पीरियड कितने टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा, कंडीशन क्या है यूज़ करने के लिए, फैसिलिटी और सर्विसेज कुछ मिलेंगे क्या, कंट्रोल्स कुछ मिलेंगे क्या। आंसर ओवर, एक लाइन के आंसर है भाई, इससे बोनस तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये भी आ गया तो माँ कसम, हाउ सून याद रखो, मैं ऐसे ही करता था याद, हाउ सून
दूसरा सिनारियो आपके लिए आता है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में यूज़ कर पाएंगे। प्रायोरिटी, मुझे प्रायोरिटी मिलेगी किसी और को मिलेगी। ओके, पीरियड कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यूज़ करने के लिए, याद होगा तो आग लगने पर या ऐसे ये करने पर यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं क्लास में ऐसे देता था। पीरियड के कंडीशन के साथ में फैसिलिटी और सर्विसेज वो लोग कुछ प्रोवाइड करेंगे, थर्ड पार्टी फैसिलिटी या सर्विस कुछ देंगे क्या, और थर्ड पार्टी कुछ कंट्रोल्स डालेगी क्या, कुछ कंट्रोल्स डालने वाली है क्या थर्ड पार्टी। ओके, नेवरदलेस एक मैं ये सब लिख रहा हूँ, ये समराइज बना रहा हूँ, तो ये जो शीट है ना, ये मैं टेलीग्राम चैनल जो बना दूंगा 1-2 दिन में, उसके अंदर शेयर कर दूंगा। तो आपको, अगर आपको ये वैसे शीट तो अपने को फ्रीली है, मतलब इसमें ही है इंस्टीट्यूट के इसमें, बस ये है कि मैंने समराइज में लिखा है, तो फटाफट रिवाइज करने के लिए काम आ सकता है आपको। मतलब ज़्यादा पंचायती नहीं करनी है, आंसर पूरे बड़े बड़े आंसर नहीं पढ़ने, तो फटाफट दिखना है, तो ये देख सकते हो मालिक। एवरीबडी क्लियर? तो ये कंसेप्ट में मालिक, एक सेकंड, थोड़ा कैमरा बंद हो गया, कैमरे का इशू आ गया है, तो अभी थोड़ा सा ये है भाई रात का सीन। ओके, अपन इसको जूम करते भाई थोड़ा सा। घर देख लो भाई, मेरा पसारे भरा हुआ है। वायर हिल गई इधर के, लाइट वाइट का प्रॉब्लम है, कंस्टेंट है, तो ये हॉल के रूम में अपन कर रहे हैं मालिक। सो नेवरदलेस ओके, मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर है पॉइंट ये। यार इधर वो टेंशन नहीं आता मालिक, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ये कैमरे को। ठीक है मालिक, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा। ये होने के बाद मतलब 15th वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, और आया तो बोनस रहेगा मालिक। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16th। द कंपनी PQR decide to carry out self assessment of its business continuity maintenance program, BCM, business continuity maintenance program। ये एक्चुअली बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए था। BCM इज बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। डिस्कस द की फैक्टर्स दैट शुड बी वेरीफाइड टू कैरी आउट दिस टास्क। याद होगा 8 क्वेश्चन BCM के, 8 क्वेश्चन में से जो आपका लास्ट वाला सेल्फ असेसमेंट वाला वो आंसर है। सर सेल्फ असेसमेंट में क्या है? ओके, तोड़ आंसर है। की प्रोडक्ट्स कौन से है, कवर है कि नहीं है, की प्रोडक्ट्स सारे कवर है कि नहीं, प्रायोरिटीज बरोबर डिफाइन की है कि नहीं की है, याद होगा। कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी इफेक्टिव है एंड अप टू डेट है, उसके साथ में जो सॉल्यूशंस है वो भी इफेक्टिव एंड अप टू डेट है। उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है बरोबर। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ प्लान हुआ है कि नहीं हुआ, एंड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर है कि नहीं है। ये पॉइंट आपको रहेंगे, और आपको याद होगा तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने एकदम इजी में बोला हुआ है, जिसमें फटाफट है। ओके, ऑल की प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स आर कवर्ड, एक एक दो लाइन के आंसर है। उसके बाद प्रायोरिटीज आर बीन डिफाइंड, कंपिटेंस एंड कैप, BCM competence is effective and up to date, BCM solutions are effective and up to date, maintenance program is given, training and awareness program are there, okay, communication is done and change control are there or not। बात खत्म, that's it, स्टोरी एकदम थोड़ी सी खत्म है स्टोरी मालिक। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है चैप्टर 4 की। चैप्टर 5 पे आते हैं मालिक, रेड कलर में आ जाते हैं, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, चैप्टर 5 थोड़ चैप्टर। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव देयर सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ड्यू टू मेनी इश्यूज रिलेटेड टू यूजर, डेवलपर, मैनेजमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज। लिस्ट आउट वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपर एंड मैनेजमेंट दैट मे लीड टू बॉटलनेक सिचुएशन इन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। भारत माता की जय, ऐसा पेपर आ जाए भाई, इसका तो आराम से एग्जामिशन आग बंद करके एग्जामिशन निकाल सकता है भाई। ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, SDLC का। ओके, पहला मतलब सेकंड क्वेश्चन का लिस्ट अगर आपको याद होगा तो, यूजर रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, डेवलपर रिलेटेड एंड टेक्निकल इश्यूज। तो यहाँ पर इन लोग ने सिर्फ 2 ही पूछे, एक है डेवलपर रिलेटेड इश्यूज बताइए। सर तो डेवलपर रिलेटेड इश्यूज क्या होंगे? अगर आपको याद होगा 2 ही इश्यूज थे डेवलपर रिलेटेड इशू। एक तो ओके, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड ओवरवर्क्ड और अंडर ट्रेन्ड डेवलपमेंट स्टाफ। अगर आपको याद होगा मैं आर्टिकल करके ऐसा बोलता था, एग्जांपल आर्टिकल, ओके, स्टाफ ओवर
ऐसा। और दूसरा डेवलपमेंट के साथ में मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज वापस दो होंगे, लैक ऑफ सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक सिस्टम। अगर आपको याद होगा EIS बनाना है, सब कुछ बनाना है तो प्रॉब्लम आती है, तो ये पहला आंसर है, बहुत ईजी आंसर है, ये देख सकते हो। और यूजर रिलेटेड इश्यूज भी है, वो यूजर के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ये सब डिस्कशन किया हुआ है। ओके, पर इन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान में रखना, ऐसा ऐसा फालतू क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें ये लोग सिर्फ 2 ही पूछ रहे हैं। लिस्ट आउट वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपर एंड मैनेजमेंट दैट मे लीड टू बॉटलनेक सिचुएशन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। मेक इट श्योर ये दिमाग में रहे मालिक। Okay. A software developer, 18th question. A software developer team with 6 members involved in the development of an application software, with each being allocated development of single program unit of software. Explain the types of test that each one of programmer shall perform on their respective program units. Oh ho. How many types of? अरे ये क्या हो गया मालिक, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये वापस यार, कभी कैमरे का प्रॉब्लम, कभी स्क्रीन का प्रॉब्लम, क्या मजाक चल रहा है। इसको भी नींद आ रही है लगता है, 2 बज गई, 2:30 बज गई अभी तो 2:25 ऑलरेडी। ओके, तो 15-20 मिनट में ख़त्म होने के बाद फिर अपन जाएंगे मालिक। ओके, तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए मालिक। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट प्रोग्रामर शैल परफॉर्म ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग आर देयर? 5। फंक्शनल, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, स्ट्रक्चरल, पैरेलल। खत्म स्टोरी। साला ये तो पूरा रटा, मतलब आदमी ने रटा हुआ होना चाहिए भाई, ये तो मस्त से। फंक्शनल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल टेस्ट एंड पैरेलल टेस्ट। ठीक है मालिक, दैट्स इट, डन। ओके, तो चैप्टर 5 डन। चैप्टर 5 में ज़्यादा हेडेक नहीं है। चैप्टर 6 में आते हैं मालिक, ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। In an organization, effect of computer on audit are evaluated by examining the changes in 2 factors, evidence collection and evidence evaluation. Again, a very common question. In this slide, determine the issues an auditor shall consider while evaluating the performance of evidence collection in an organization. In short, ये क्वेश्चन क्या है मालिक? इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एविडेंस कलेक्शन। ओके, एकदम क्लियर कट आंसर है यार इसका। पहला डेटा, इसको ऐसे याद रखते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, डेटा रिटेंशन एंड स्टोरेज, ऐसा आंसर था अगर याद है तो। डेटा रिटेंशन एंड स्टोरेज, ये 3 पॉइंट हुए मालिक। तो 3 पॉइंट कौन से हुए? इनपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा, स्टोरेज चेंज होगा, ये 3 हो गए। उसके बाद ऑडिट ट्रेल में चेंज होगा, ऑडिट ट्रेल में चेंजेस होंगे। ठीक है मालिक। उसके साथ में ऑडिट एविडेंस में चेंज हो गया, याद होगा डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम एविडेंस निकालता है। और लास्ट पॉइंट लीगल इश्यूज। 6 पॉइंट थे अपने, तोड़ रटे हुए ना चाहिए। ओके, ये भी आया तो बोनस रहेगा। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, आने की पूरी संभावना है मालिक। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। While performing information system audit, an organization and IS auditor consider various critical factors during his preliminary review. ये अपना नेक्स्ट वाला पोर्शन है, प्रिलिमिनरी रिव्यू। डिस्कस द एक्सपेक्ट दैट ही और शी वुड कंसिडर, ओके, रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स। इंडिविजुअल पॉइंट। नॉलेज ऑफ बिजनेस में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले वो क्या समझ, जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। याद है, एकदम एक लाइन वाला आंसर है, जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉलेज ऑफ बिजनेस में क्या देखेगा? जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेगा। नेचर ऑफ एंटिटी देखेगा, एंटिटी का नेचर कैसा है। एंटिटी को थ्रेट्स कौन से वो पता करेगा, थ्रेट्स कौन से, थ्रेट्स एक्सपोजर। एंटिटी के क्लाइंट वेंडर कौन कौन है। एंटिटी का टॉप मैनेजमेंट कंपिटेंस है क्या नहीं, ये याद है, कंपिटेंस, टॉप मैनेजमेंट का कंपिटेंस देखेगा। और एंटिटी के आईटी सिस्टम्स कैसे है। ये 6 पॉइंट आपने रटे होना चाहिए। ये 6 एनीवे एलडीआर था, ये भी मैं हमेशा बोलता था ये एलडीआर है अपने इसमें। हाँ, ओके, ये एलडीआर रहेगा। ओके, इवन अभी आऊंगा उस टाइम पे एलडीआर इशू करूंगा, उसमें भी एलडीआर निकलने वाला है। और लीगल कंसिडरेशन में सिर्फ क्या है, 2-3 पॉइंट है आपको देखना है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बरोबर कर रहे कि नहीं। सेकंड सिनेरियो, भाई यार मिनिमम सेट ऑफ कंट्रोल्स इनके पास है कि नहीं। और अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ अपन ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किया है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किया है, इसका इंपैक्ट ऑडिट पे आ सकता है, ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है। यही लीगल कंसिडरेशन है। तो 3 पॉइंट है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मेरे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वापस आई, ये कस्टमाइज किया हुआ थोड़ा सा आंसर है ये वाला, लीगल कंसिडरेशन एंड ऑडिट। उसके अलावा मिनिमम सेट ऑफ कंट्रोल्स बरोबर है कि नहीं। और अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड किया, नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड, तो इसका इंपैक्ट बहुत भयंकर होगा मालिक। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने लिए। ओके, चैप्टर 6। चैप्टर 7, 21 क्वेश्चन। Mr. Smiley is a database administrator in B&H Hospital, responsible for computer installation and configuration, database design, maintenance, security, troubleshooting, as well as backup data recovery. Because of her profile,
अरे मिस स्माइली है, मिस्टर नहीं, मिस स्माइली है, नींद में अपन चले गए. बिकॉज ऑफ हर प्रोफाइल शी हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू द डेटा pertaining to patient history, clinical finding, diagnostic test result, daily notes of patient progresses and medications. With no consent from the competent authority, she deliberately shares the electronic record almost 1,000 patients to a newly opened diagnostic lab, Sri Med, in order to help them in their promotional activities. Do you think Miss Smiley deed is punishable or not under IT Act? इसका आंसर तो यस, तो क्लियर कट ही है, ये तो आप लोग भी जानते हो. ओके, खाली सेक्शन याद रखना, ये सेक्शन 72 में कवर्ड है, 72 में. ओके, 72 में. देखिए, आप ये बोलोगे सर आपने 43 बोला था ना, अनऑथराइज एक्सेस किया. अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए सेक्शन 73 पेनल्टी है. कंसेंट लिए बिना, उसको एक्सेस था, उसको एक्सेस था, एक्सेस नहीं था नहीं है, उसने अनऑथराइज एक्सेस किया. क्या अगर अनऑथराइज एक्सेस करती तो जो आपको स्टार्टिंग में लेक्चर बोला वो होता था 43 और उसके बाद 66 की पेनल्टी लगती थी. इसने अनऑथराइज एक्सेस नहीं किया, उसके पास एक्सेस है ही ना यार, उसका प्रोफाइल ही ऐसा है, उसको एक्सेस है सारा का सारा. आप पढ़िए यार, उसको एक्सेस है सारा का सारा ये डेटा को. प्रॉब्लम क्या है, उसने कंसेंट के बिना, नो कंसेंट के बिना उसने शेयर किया. तो दिस इज नथिंग टू डू विथ 43 वाज अनऑथराइजली एक्सेस करना. 72 सेक्शन में बोला जाता है कि अगर कंसेंट लिए बिना अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की है तो उस केस में आप लायबल रहोगे. और ये लायबिलिटी मेरे जहाँ तक है, ये 2 years और प्लस 1 लाख ऐसा कुछ है इसका कंपनसेशन. 2 years और 1 लाख एक कंपनसेशन होगा और बोथ होगा. ओके, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ये कंपनसेशन आप देख लेना आंसर में, मैं ज़्यादा हेडेक नहीं कर रहा, पर ये कंपनसेशन यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट. आई एम नॉट श्योर अबाउट कंपनसेशन, बट सेक्शन 72 इज परफेक्टली क्लियर. ओके, 43 में नहीं आएगा तो 43 में नहीं आएगा तो 66 में नहीं आएगा, 65 में नहीं आता, 66 ए बी में, सी में, डी में, ई में नहीं आता है. तो ये अगर आप IT एक्ट का लेक्चर भी देखोगे तो उसमें आइडिया आ जाएगा. तो 72 याद रख लेना. ओके, वापस बोल रहा हूँ, 43 में कब डालोगे, जब अनऑथराइज एक्सेस होगा. इसको ऑथराइज एक्सेस था क्या अनऑथराइज एक्सेस था? ऑथराइज एक्सेस था, तो 43 क्यों आएगा? 43 आप अनऑथराइजली कुछ का एक्सेस किया, एक्सेस या डाउनलोड, ये वाला पॉइंट है. तो 72 के कंटेक्स्ट में आप ध्यान में रख लेना मालिक. ओके, ये हो गया. सेक्शन भी एक बार ये देख लेना, इसका सेक्शन के प्लस माइनस जो भी है, बट टू द एक्सटेंट यही है, होना चाहिए, कोई इशू नहीं है इसमें. 22. SEBI has mandated various norms for organization to follow while selecting auditor. Discuss them. भाई सेबी के इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाले पॉइंट, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अपॉइंट किया जाना चाहिए. ठीक है मालिक, वो सीसम या CISSP इस कैटेगरी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है मालिक. ओके, उसके पास IT गवर्नेंस कोविड इस सब का नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है मालिक. 3 years कूलिंग पीरियड होना चाहिए. कूलिंग पीरियड याद है ना मालिक, मैं ये भी बताया था कि वो उसने उस जो ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑडिट करने जाएगा, सेबी का ऑडिट, ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसने कोई दूसरा काम नहीं किया जाना चाहिए पिछले 3 साल में. एंड उसके अगेंस्ट कोई केस, पेंडिंग लीगल केस नहीं होना चाहिए. पेंडिंग लीगल केस नहीं होना चाहिए. पेंडिंग लीगल केस नहीं होना चाहिए. ओके, सेबी की जुरिडिक्शन वाले क्राइटेरिया में. तो जो सेबी की जुरिडिक्शन में क्राइटेरिया में जो आता है उसके अंदर पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए मालिक. एवरीबडी क्लियर? मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दैट्स इट. ओके, ये हो गया, ये 5 एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. ओके, ये हो गया सेबी का. एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. 23, क्वेश्चन नंबर 23. Mobile computing has been widely used in the field of education, health industry, banking industry, airline industry and other business. However, the technology has its own limitation. एकदम इजी. सबसे पहला सिक्योरिटी, दूसरा पावर कंजम्पशन, तीसरा सोते हुए बाजू में मत रखना, हेल्थ हजार्ड्स, चौथा रास्ता छोटा है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, पांचवा अरे नेटवर्क नहीं आ रहा है, ओके, ट्रांसमिशन है, इंटरफेरेंस, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज बहुत छोटा स्क्रीन, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस. खत्म स्टोरी. क्या यार तोड़, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मस्त मजा आ जाएगा. वापस बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी पहला होगा, सिक्योरिटी, दूसरा क्या होगा, ओके, पावर, तीसरा हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ का प्रॉब्लम, चौथा इनसफिशिएंट बैंडविथ, पांचवा ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस. याद है मैं बोलता तो ये नेटवर्क नहीं आ रहा है. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस. एयरटेल का हमेशा एग्जांपल देता था मैं, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस. ये लिमिटेशन है, खत्म हो गया. 24th. During the pandemic, ABC Limited granted work from home to all its employees. Now, after reopening the office, the management of company decided to allow the employee to bring their own device at workplace. Discuss the advantages. BYD के advantages.
हैप्पी एम्प्लॉय, लोअर आईटी बजट, रिड्यूस्ड आईटी सपोर्ट, मिनिमम आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट, ओके, नया 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 अर्ली अडॉप्शन, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरा स्पीड बढ़ेगा, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, खत्म स्टोरी। ओके, 5 पॉइंट है, हैप्पी एम्प्लॉयज, हैप्पी एम्प्लॉयज, लोअर आईटी बजट्स, मिनिमम सपोर्ट, कम सपोर्ट लगेगा ना इनको उसके साथ में, और एक 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, उसके बाद आता है अर्ली एडॉप्शन, नए टेक्नोलॉजी पे एडॉप्शन हो जाएगा, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, फटाफट करेगा क्योंकि उस पर ही काम करता है रोज। हाँ, सो मालिक दिस इज द सिनेरियो, ओके, आई हैव नॉट चेक्ड एनी आंसर, ओके, यहाँ पर जो मैंने आंसर दिया वो परफेक्टली करेक्ट है, कहीं पर भी कुछ पॉइंट नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट आईटी का, आप चेक कर लेना, ओके। अगर एमसीक्यू में कभी कभी है ना, लास्ट टाइम पे भी एमसीक्यू में एक एरर था, तो इंस्टीट्यूट के इसमें एरर था, बाकी इसमें कहीं पर एरर नहीं है, अपन ने जो डिस्कस किया वो सारे के सारे परफेक्ट है, ओके। कहीं पर भी कोई डाउट रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं मेरे साथ, ओके। मैं टेलीग्राम का लिंक मेरे पास मेरा टेलीग्राम का लिंक ऑडिट लॉ के लिए बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये लेक्चर के नीचे ऑडिट लॉ का लिंक डाल दूंगा मैं वैसे, ओके। तो ताकि उसमें कुछ रहा तो आपको टेलीग्राम आईडी अमित तातेर करके मिल जाएगा, ओके। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ओके। अगर आपके पास नंबर है तो व्हाट्सअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, ओके। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन जो रहेगा, लास्ट सजेशन यही रहेगा कि जब भी अटेम्प्ट हो मालिक, ये लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, और इसका निकलना मतलब निकलना, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, खाली इसका निकालने की कोशिश मत करना, ओके, पूरा ग्रुप निकालने की कोशिश करना। एग्जाम्शन आया तो आगे एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, उस पर ये डाइसी सिचुएशन है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें डिबेटेबल है, ओके। उसमें मना किया हुआ इंस्टीट्यूट में, उसमें अगेन वो डिस्कशन पॉइंट चल रहा है, तो मेक श्योर, ओके, विद द हेल्प ऑफ इसका यू क्लियर द ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डोंट एक्सपेक्ट, एंड वापस डोंट एक्सपेक्ट कि भाई इंस्टीट्यूट आगे करेगा नहीं करेगा, करेगा तो गुड इनफ, नहीं किया तो डजेंट मैटर, तुम इसको आगे मत करो, इसका को एक बार खत्म कर दो, ओके। बॉस तोड़ है, कुछ भी डाउट रहा बिंदास मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, ओके। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसका के लेक्चर बहुत कॉमन रिक्वेस्ट आती है, सर इसका के लेक्चर अपलोड कर दो, ओके। सर आपसे चैरिटी चालू होनी चाहिए, चैरिटी के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। ये चैरिटी, इसको चैरिटी नहीं बोलते मालिक, चैरिटी किसी और चीज़ को बोलते हैं, तो आप चैरिटी का डेफिनेशन आपके हिसाब से आपके पास रखिए, मेरे पास चैरिटी का डेफिनेशन मेरे पास है, एवरी पर्सन इज करेक्ट, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो आपका जो परसेप्शन है चैरिटी के हिसाब से आप सही है, ओके। मेरा परसेप्शन है तो मैं भी उल्टे वे से बोलूंगा, ये लास्ट टाइम है, इन्वेस्ट कर ले, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट समथिंग योर इन्वेस्टिव कॉस्ट है। तो बहुत बार स्टूडेंट ये मेरे को कमेंट करते हैं, ऐसा करते हैं कि सर लेक्चर अपलोड करो, ठीक है यार, अभी क्या हेडेक क्या करने का है, बट जितना है मेरे अपलोडेड उतना है, मैं आरटीपीज एंड अदर थिंग्स ये कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत आई तो मेरे को मैसेज करिए मालिक, मैं ऐसा तो नहीं कि भाई यार आपको ये बोल रहा हूँ, ओके। एंड ऑडिट लॉ के भी आरटीपी के लेक्चर अपलोड करूंगा, एंड इसका निकल गया तो इसका मतलब अपन ने बिजनेस बंद कर दिया या मैं पढ़ाना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है मालिक, मैं ऑडिट लॉ सीए फाइनल में पढ़ाता हूँ मालिक, एंड डेफिनेटली ओके। तोड़ तोड़ है अपना, कंट्रोल मैकेनिज्म तोड़ है, इट इज़ ओनली ड्यू टू सम पर्सनल कंस्ट्रेंट, मेरे फैमिली के इश्यूज एंड अदर थिंग्स, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले रह गया, डिले रह गया मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ये रह गया, रिलैक्स रहा, रिलैक्स मोड में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका बहुत भारी लगा इसका पढ़ा सकता हो तो मालिक दुनिया में मतलब एज सच कॉन्सेप्ट, और ऐसा मत बोलना कि इसका कोई दिमाग नहीं लगता, जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसको मालूम है, मैंने जो भी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, मैंने ऐसा हब्बा डब्बा चब्बा ऐसा नहीं किया है मालिक। तो यही कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑडिट में भी अपना कॉन्सेप्ट है, तो आगे रेफरेंस दीजिए मालिक, लॉ एंड ऑडिट के लिए 100% मैं डिससेटिस्फाइड नहीं होने दूंगा, 100% तोड़ 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 सेटिस्फाइड करूंगा हर चीज़ के इसमें मालिक, ओके। तो और इवन आरटीपी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे लॉ एंड ऑडिट के ड्यू कोर्स में, अभी मैं एक 2-3 दिन मेरा ऑडिट के लेक्चर्स बचे हुए क्रैश कोर्स के, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटर के EISS से मैं ऑडिट के लेक्चर्स यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, मतलब आरटीपी लेक्चर्स, और उसके बाद CA फाइनल के लॉ एंड ऑडिट के आरटीपी लेक्चर्स मालिक। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, इसमें प्रिकॉशंस रखिए, बस यही पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूँगा मालिक।